नहीं, सब कोई आते थे। अब तो सदा हाँ भाई ये लिया, बेचा टाटा लिया, हाँ कितना टाटा ये लिया, टेम्पो कितना लिया, ये लिया। ये कार्ड एक लाइसेंस होता था अंदर जाने के लिए रिंग में। ये दिमाग की बात थी कि चाल से हम समझ जाते थे कि आपको कौन सा शेयर बेचना है या खरीदना है, कितना बेचना है, कितना खरीदना है। आपकी चाल और आपकी नज़र से हम लोग समझ जाते। पर उस समय हमको सबका दिमाग देखना पड़ता था। कितना क्या बेचना है। 23.5, 23.25, 24.25, 24.25, 23, 24, 55, 55, 57, 57। भाव पर मत जाइए, प्रोडक्ट पर जाइए, स्टडी पर जाइए, कॉम्पिटिटर पर जाइए। 10 रुपये का शेयर 12 रुपये 13 रुपये मिलता था। आज क्या भाव होगा उस शेयर का आप देखो बाजार में। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि जैसे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ट्रेडिंग इज़ इंजूरियस टू वेल्थ। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है और ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग होने वाला है। जनरली हम पॉडकास्ट पे एक गेस्ट को बुलाते हैं, पर आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि आज हमारे पॉडकास्ट में दो गेस्ट हैं। और ये पॉडकास्ट हमारे लिए स्पेशल क्यों है वो मैं आप लोगों को बता दूं। आज हम लोग है ना बीएससी की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हमारे जो दोनों गेस्ट हैं ना, आप ये बोल सकते हो कि हमारे साथ मार्केट के 2 जनरेशन बैठे हैं और हम लोग ये बात करने वाले हैं कि बीएससी की शुरुआत कैसे हुई थी और आज बीएससी इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बाद क्या चेंजेस आए और कैसे ये सारे टेक्नोलॉजी चेंज ने हमारे ट्रेडिंग को और इन्वेस्टमेंट को चेंज किया। तो मैं आज हमारे पॉडकास्ट में वेलकम करता हूं ज्योति बुधिया जी को और उनके फादर बुधिया जी को। नमस्ते सर। तो सर मैं आपको मेरी बात बता देता हूं। मैं तो 2011 से मार्केट में हूं। आपकी मार्केट में शुरुआत कब हुई थी सर? 1967। 1967। तो क्या वो टाइम पे जैसा बीएससी अभी है वैसा ही था बीएससी का बिल्डिंग? नहीं, उस समय रोटुंडा और टावर के बीच में एक झाड़ था। ओ, उस झाड़ के बीच में ब्रोकर अपनी रस्सियाँ लटका के रखते थे। अच्छा। और वो रस्सियों को पकड़ के, रस्सियों मालूम था कि रस्सी किसकी है, अपनी अपनी रस्सी पकड़ के सब सौदा करते थे। अच्छा, तो वो टाइम पे तो माहौल बहुत ही अलग होता होगा। नहीं, सब कोई आते थे। अब तो सदा हाँ भाई ये लिया, बेचा टाटा लिया, हाँ कितना टाटा ये लिया, टेम्पो कितना लिया, ये लिया, बेचा। तो आप ये बात कर रहे हो सर 1967 की? 67, 68, 69, 70। एसीसी था। यस। टिस्को था। ओके। ये हिंदुस्तान मोटर्स था। तो अभी तो सर अभी जैसे हम लोग लैपटॉप शुरू करके हमारा टर्मिनल चालू करके जो भी ट्रेड हमें लेने होते हैं हम लेते हैं। तो वो टाइम पे ब्रोकर थे और जो समझो एक नॉर्मल इंसान को लेना होता शेयर, तो वो उसका प्रोसीजर क्या होता शेयर? वो हम लोग को बोलता है कि बार ये खरीद के लाओ, ये बेच के आओ, ये इतना शेयर बेच के आओ, ये खरीद के लाओ। अच्छा। जाओ टिस्को का इतना शेयर लेके आओ, ये भाव में लेके आना, ये भाव में मिले था ना। ओ, तो वो भाव कैसे पता चलते थे सर? वो नेक्स्ट पहले भाव देख लेते ना। अच्छा। और सर ये जो आप बता रहे हो ना, मेरे को तो सुन के ऐसे गूज़बम्प आ रहे हैं यहाँ पे कि मैंने तो ये सुना था कि पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रिंग थी। रिंग तो बहुत बाद में बनी। रिंग कितने साल बाद बनी सर? रिंग तो बहुत साल, रिंग तो मेरे ख्याल से 79 में बनी। मतलब सर 1967 में आए और रिंग ऑलमोस्ट 10-12 साल के बाद बनी। तो ये ट्री के नीचे तक का कैसे होता था, इसका टाइमिंग क्या होता था और कैसे चलता था? टाइमिंग फिक्स था। रिंग का टाइम 12 से 2 ही था। मतलब वो जो ट्री के नीचे आप मिलते थे वो 12 से 2 ही था? 12 से 2। ओके, सही है। तो सर आप बहुत हमारे वीडियो में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने रिंग के पहले की भी किसी पर्सन से बात की है। तो ये मेरे लिए और हमारे सारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही प्रिविलेज की बात होती है। तो सर फिर रिंग की शुरुआत कैसे हुई? रिंग की शुरुआत टावर तैयार हो गया तो रिंग में जाना शुरू हो गया। अच्छा, मतलब ज़्यादा जैसे ट्रेड बढ़ने लगे, जैसे लोग ज़्यादा ट्रेड से मतलब जगह नहीं थी ना। जगह तो टावर, वो ट्रे था, ट्री के नीचे सौदा होता था। हाँ। फिर जब टावर बन गया हाँ, तो उसमें रिंग बनी ना। ओके। तो ज्योति मैम, आपका मार्केट में इंट्रोडक्शन कब हुआ या आप कौन से साल में मार्केट में आए? मैं 1986 में इस मार्केट में आई थी, रिंग में। और वो टाइम पे हार्डली कोई लेडीज़ थी या नहीं थी, मुझे आज अगर पूछा जाए तो मुझे याद भी नहीं था, क्योंकि मेरा वो अलग क्रेज़ था जिसके कारण मैं रिंग में गई थी। तो मैम आपकी मार्केट में, जैसे सर तो मार्केट में थे, तो आपने पहले से डिसाइड किया था कि भाई मुझे भी मार्केट में ही जाना है या कुछ अलग आपका इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि जब मैं 12 साल की थी
तब पापा क्या करते थे कि वो टाइम पे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे। तो घर पे लाके देते थे कि भाई इसको ट्रांसफ़र में कर देना, तो समझा दिया कि ये नंबर्स यहाँ पे लिखना है, डिस्टिंक्टिव नंबर्स है, ये है। तो पापा क्या करते थे, मुझे सर्टिफिकेट्स फिजिकल लाके देते थे ट्रांसफ़र डीड के साथ में कि ये शेयर्स ट्रांसफ़र करना है। मैनुअल बिल बनता था तो वो घर पे लाते थे, मैं शौक में कर देती थी। और फिर क्या है, थोड़ा फ्रेंड्स लोगों के आगे रुबाब भी मारना पड़ता था ना, मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, मेरे पास मैं पापा के ऑफिस का काम करती हूँ। वो मतलब वो एक रुबाब अलग होता है कि भाई मेरे पास काम है, तुम लोग के जैसे फ्री नहीं हो टाइप्स। वो बच्चों से पूछो तो वो क्रेज़ अलग होता है। तो बस वो करते करते कब मैं इसमें डूब गई मुझे पता ही नहीं चला। ओके, तो अभी आपको कितना साल हो गया मार्केट में? रिंग के हिसाब से देखा जाए तो 38 ईयर्स हो गए। और सर को? सर को अप्रॉक्सीमेटली 55-60 गिनते जाओ। 50 ईयर्स के ऊपर आपको सर हो गए। 55 करीब हो गए। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमने, जैसे सर ने बताया कि पहले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी नहीं होती थी, एक पेड़ के नीचे सब रस्सी लगा के करते थे काम अपना ब्रोकर। और वहाँ से लेके अगर हम लोग यहाँ तक की बात करें तो ये पूरा एक जनरेशन ट्रांसमिशन हुआ है। तो मैम, आपने इतने सालों में क्या क्या चेंजेस होते हुए देखे? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दी, हम लोग के पास एक कार्ड हुआ करता था, उस कार्ड के ऊपर हम लोग रिंग में जाते थे। तो सर, क्या आपके पास वो कार्ड अभी भी है? देखो, मेरे पास वो कार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी सी केयरलेस हूँ, मैं उतना संभाल के ही रखती हूँ। पापा के पास जरूर ये सब चीजें रहती है। तो ये कार्ड एक लाइसेंस होता था अंदर जाने के लिए? बिल्कुल। ओ, स्टॉक एक्सचेंज का सेक्रेटरी। तो ये कार्ड है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। ये मेरे लिए भी एक बहुत ही बड़ी प्रिविलेज की बात है। मैंने पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिंग के अंदर जाने वाला कार्ड देखा है। मैंने सुना तो बहुत बार था, पर आज देखा पहली बार है। थैंक यू सर। और पापा का ये है कि ये अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखते हैं और इसको आज तक अपने से अलग नहीं किए हैं। और मुझे याद नहीं, मैंने कहाँ रख दिया। तो क्या सिस्टम कैसे होता था ये सारी तो हम लोग क्या है कि रिंग में जाते थे, हम लोग के हाथ में ब्लॉक दिया जाता था। तो जो सब ब्रोकर्स होते थे उनको ब्लॉक मतलब वो एक नोटबुक होती थी और स्टॉक एक्सचेंज से मिलती थी। ओके। ब्लॉक मतलब एक नोटबुक होती थी ऐसे पैड जैसी, और वो एक्सचेंज से मिलती थी। तो हमारे कोट का कलर भी ब्लू होता था, पैड का कलर भी ब्लू होता था। ब्लू कलर किसको मिलता था? जो सब ब्रोकर है वो। और जो मेन ब्रोकर होते थे उनको पिंक कलर का कोट और पिंक कलर का, मतलब कोट या शर्ट कुछ भी बोल दो, और पिंक कलर की पैड मिलती थी। उसमें ही लिखना रहता था सब बाइंग सेलिंग का ऑर्डर। तो वो पैड लेके, कार्ड लेके हम लोग रिंग में जाते थे। और वहाँ पे हम लोग सब सौदा करते थे। और मेरा काम जो रहता था, पापा बोलते थे तू ये भाव लेके आ, वो भाव लेके आ। तो मुझे बहुत मजा आता था भाग के जाके, अंकल ये भाव दो, अंकल ये भाव दो, अंकल ये भाव दो। और सब मुझे बेटा 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 करके मुझे बहुत पैम्परिंग मिलती थी। अच्छा, तो ये अंदर का माहौल तो बहुत ही, हमने ऐसे मूवीज में देखा है कि एकदम पैनिक वाला और आवाज वाला होता था। तो कैसे समझता था कि किसको शेयर बेचना है, कौन ले रहा है? जो समझने वाले होते थे वो सब समझ जाते थे। दिमाग की बात थी। और आपकी चाल से हम समझ जाते थे कि आपको कौन सा शेयर बेचना है या खरीदना है, कितना बेचना है, कितना खरीदना। आपकी चाल और आपकी नज़र से हम लोग समझ जाते थे। और मैम, अंदर तो सिर्फ ब्रोकर और सब ब्रोकर को ही अलाउ था? जी बिल्कुल। तो क्या सिस्टम होता था कि अगर समझो एक क्लाइंट को शेयर खरीदना है तो कैसे चलता था ये पूरा सिस्टम? हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हमारी ऑफिस तो रिंग में होती नहीं थी, बाहर थी हमारी ऑफिस। तो हमारे ऑफिस में क्या होता था, 3-4 हम लोग लड़के रखे हुए थे। तो एक जन ऑफिस में फ़ोन पे सब ऑर्डर्स लेता था और लड़के को लिख के देता था। वो लड़का हमारे पास रिंग के बाहर आता था, गेट पे खड़ा रहता था। हम लोग गेट पे जाके उसके पास से वो पेपर ले लेते और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड्स होता था करके दूसरे लड़के को देते थे। तब तक दूसरा लड़का आ जाता था, ऐसे करके वो लड़कों को घुमाते रहते थे और वैसे ऑर्डर्स ऐसे आते रहते थे। क्योंकि तब फ़ोन और ये हॉटलाइन और ये, या उसके बाद हमने क्या किया है ना कि हमने हॉटलाइन लगवा लिया हमारे ऑफिस में। तब तक हमारे पास हॉटलाइन नहीं थी। तो हॉटलाइन में क्या होता था, ये हॉटलाइन इतना बड़ा जो हॉल रहता था ना, उस हॉल में एक कॉर्नर में हॉटलाइन होती थी। तो जब हमारा सारा हो जाता था, हम हॉटलाइन पे जाते थे और हमारे ऑफिस में सारा हॉटलाइन के थ्रू सब नोट करवा देते थे। और ऑफिस में जो लोग बैठे होते थे वो फिर हमको हॉटलाइन पे वापस से सब ऑर्डर्स लिखवा देते थे। तो फिर वो आदमियों की भागादौड़ी कम हो जाती। मतलब पहले एक पर्सन रिंग के बाहर आके वेट करता था, ब्रोकर या सब ब्रोकर उसका आएगा, ऑर्डर लेगा, अंदर जाएगा, और उसके बाद रिंग के अंदर ही हॉटलाइन लग गई। तो वो फिर ऐसा नहीं है,
सब लोगों के ऑफिस के लोग आते थे और वहाँ पे लिस्ट बना के, लिस्ट जो होती थी ना वो दे के जाते थे जिन जिन के हॉटलाइन नहीं थे, क्योंकि हॉटलाइन लगाना इजी काम नहीं था। अच्छा। फिर बाद में जब परमिशन मिली हॉटलाइन लगाने की, तब हॉटलाइन लगी हमारे ऑफिस में। ब्रोकर्स की तो थी, हम लोग के लगी। तो मैम आपने तो पूरा मतलब आपने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सर ने तो पेड़ से रिंग तक आए और आप तो मतलब फिर रिंग से आपने टेक्नोलॉजी को पूरा इवॉल्व होते हुए देखा। आप क्या बात कर रहे हो? मेरे पापा भी टेक्नोलॉजी को आज भी कंप्यूटर पे नहीं, चेक करते हैं। आज तो सर देख रही है। एक्चुअली देखने जाए तो आप राइट हो, सर ने पेड़ से हाँ, पेड़ टेक्नोलॉजी से, तक देखा हाँ। है। तो सर आपका एक्सपीरियंस अभी कैसा है और पहले कैसा था? आपको अभी ज़्यादा मज़ा आता है जो सिचुएशन में हम लोग बैठे हैं, या पहले की सिचुएशन में ज़्यादा? नहीं, अभी इजी हो गया और हम कितना भी काम कर सकते हैं। आज अगर बल्क में भी काम करना हो, रिटेल में काम करना हो, कुछ भी करना हो, कर सकते थे। पर उस समय हमको सबका दिमाग देखना पड़ता था, कितना क्या बेचना है। और बड़ा बड़ा सौ तो नहीं होता था, 50 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर, बस ऐसा ही। अगर 1000 शेयर है तो 4-5 बार में होता था, एक बार में नहीं होता था। ओह। लेकिन आज अगर 10,000 शेयर हो तो 10,000 एक क्लिक में होता है। एक क्लिक में होता है। और सर वो टाइम लेने बेचने की कोई साइंस होती थी हाँ, ऐसे? हाँ। तो क्या ये होता था जिसको लेना 23.5, 23.5, 26, पौना 24, पौना 24, पौना 24। ओ बाप रे। तो मैं विश करता हूँ और मेरा रिक्वेस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 23, 23, 23, 24, 24, 55, 55, 55, 57, 57, 57। मैं फील कर सकता हूँ सर को अभी वो चीज़ें याद आती होगी। और लिटरली आप यहाँ पे देखिए मैम, मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कि फिर से ऐसा एक रिंग का माहौल बनाए और जो लोगों को आना है वो आ सके। और जैसे बुधिया जी है, ऐसे लोग अभी भी अगर मार्केट में है तो उनको बुलाए और उनके थ्रू ये माहौल वापस से क्रिएट करे, जिससे एक ये हमें आप बोल सकते हो ना कि एक याद के हिसाब से कि हम लोगों को याद आए कि पहले के दिन कैसे होते थे। अगर आप में से कोई बीएससी के किसी लोगों को जानते हैं तो प्लीज़ ये हमारा मैं जानती वीडियो हूँ, कोशिश करती हूँ। आप ये मैम आप हमारा ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। तो ज्योति जी, जब ये ट्रांजिशन हुआ तो ये इसका होने का रीज़न क्या था कि रिंग बंद करके अभी हमको टर्मिनल पे जाना है या टेक्नोलॉजी पे जाना है? जब एनएससी स्टार्ट हुई तो एनएससी डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के थ्रू ही स्टार्ट हुई थी। ओके। और उसे देखते हुए अल्टीमेटली बीएससी को तो उसमें शिफ्ट होना ज़रूरी हो ही गया था। हाँ। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि रिंग भी चले और ये भी चले। फिर 3 फेजेस में पार्ट करके बीएससी जो है वो भी टेक्नोलॉजी पे आ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फिर इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हम टेक्नोलॉजी भी करें और मार्केट भी करें। ओके। तो इसलिए सब कंप्यूटराइज्ड हो गया था टोटली। और मैंने सुना है कि वो टाइम पे कुछ स्ट्राइक भी हुई थी ब्रोकर्स की। वो तो ठीक है, अभी नहीं मतलब क्या सोचा था वो टाइम पे लोगों ने जिसकी वजह से स्ट्राइक की थी? यही कि मतलब कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। मुझे एक मूवी याद आई, नया दौर करके पिक्चर आई थी। हाँ। जहाँ पे दिलीप कुमार जी और अपना तांगा चलाते हैं। हाँ। और एक बस आती है तो वो लोग बस और तांगा के बीच में रेस होती है। अच्छा। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी कि आज भी तांगा गांव में चले और बस चले तो कौन पहले पहुंचेगा। तो टेक्नोलॉजी ठीक है, वो मूवी थी, लेकिन रियल लाइफ में टेक्नोलॉजी को बीट तो हम नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग। हाँ मतलब फिर लोगों का क्या रिस्पॉन्स था कुछ सालों बाद जब देखो स्ट्राइक ऐसा हुई? है कि इन चेंजेस को तो अपनाना पड़ता ही पड़ता है। आज भी वही है, पहले भी वही था। ज्योति जी और सर, आप लोग पहले के इन्वेस्टर में और आज के इन्वेस्टर या ट्रेडर जो भी हम लोग यंग लोग जो भी आए हैं, जो ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपको क्या चेंजेस लगता है कि पहले लोग किस तरीके से सोच समझ के शेयर लेते थे और पहले लोगों का थॉट प्रोसेस कहता था, या पहले भी ऐसे लोग थे जो अभी ऑप्शन में जैसे ट्रेडर है वैसे पहले भी थे जो शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते थे? पहली बात तो क्या, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वॉल्यूम जो मल्टीपल हो गया है। ओके। दूसरी बात क्या, उसमें तुरंत लेकर तुरंत बेच सकते हैं। आज उसमें तुरंत लेकर तुरंत बेच नहीं सकते थे। ओके। लिया तो ले लिया, डिलीवरी ख़त्म, फिर वो ट्रांसफ़र होगा तब जाएगा, बस ये बदला होगा तब ये होगा, चलिए। मतलब पहले फिजिकल ट्रांसफर। हाँ, तो ये तो सर अभी पहले T+2 था, अभी T+1 हुआ है। तो पहले कितना टाइम लगता था किसी के पास से शेयर लेके हमारे पास? 15 डेज। 15 डेज लगता था। ओह।
15 डेज़ का सेटलमेंट होता था, उससे भी पहले 21 डेज़ का था। ओके, तो तभी तभी तो मतलब आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग करने का तो कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, तो लोग नहीं करते थे। करते थे, मतलब जैसे 15-20 दिन तो मिनिमम लग ही जाते थे, लेकिन जनरली लोगों का ध्यान रहता था साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का इन्वेस्टमेंट। ओके, तो वो टाइम पे जैसे अभी हम लोग ने शेयर खरीदा, हमारे डीमैट में आ जाता है, तो वो टाइम पे तो शेयर फिजिकल थे, तो मतलब वो सर्टिफिकेट वगैरह नाम चेंज करके देते होगे। हाँ, तो वो हम लोग ट्रांसफर डीड के साथ कंपनी में में जाता था, अच्छा, कंपनी में ज़्यादा कंपनी करके वहाँ से बेचती थी। ओके, उसमें मतलब 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे। अच्छा, मतलब आपने 15 दिन में सेटलमेंट तो हो गया, आपके पास एक तरीके से शेयर आ गया है फिर चिट्ठी 15 के। दिन में शेयर आ जाते थे। अच्छा, फिर वो शेयर ट्रांसफर डेट कंप्लीट करके कंपनी भेज देते, ओके। और कंपनी से 3 महीने 4 महीने में बाद ट्रांसफ़र हो जाते थे, पार्टी के पास जाते थे डायरेक्ट। तो सर जब भी बीएससी की शुरुआत हुई थी, तो आपने कितने, अभी जैसे अभी हम लोग 60,000 इसकी पे शुरुआत तो बहुत पहले हो गई। तो आपने तो मतलब जीरो से ही देखा है सर। तब इंडेक्स नहीं हुआ करता था, अच्छा, इंडेक्स तब नहीं था, इंडेक्स कहाँ था, इंडेक्स नहीं था उसमें। इंडेक्स तो नहीं था, सिर्फ भाव वो वगैरह मार्केट भाव था। कॉपी बनती थी, भाव कॉपी बननी शुरू हुई थी हमारे सामने। हाँ, इंडेक्स नहीं था। 10 पैसे में शाम को बल लेके आदमी भागता था कालबते भी। अच्छा, वो पेपर मिलता था। पेपर एक वो तुरंत छपता था उसी समय, ऊपर से 10 पैसे की होती थी वो, और वो नीचे वो साइकिल वाला तैयार रहता था, बंद बंद आया और लेकर कालबते भी बेचता था, चरचराना। तो मैम अभी अगर जैसे सर ने बताया कि पहले तो अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं ट्रेड करने की, अगर आप करना होता तो भी 15 दिन के बाद आप कर सकते थे, तो अभी जो आपने चेंजेस देखा है ट्रेडर लोगों में, तो आप साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना चाहती हो कि भाई आपको ये करना चाहिए, या आपने तो पूरा रिंग से लेके अभी तक बहुत कुछ चेंजेस देखे हैं, तो क्या आप बताना चाहोगे हमारे रिटेल निवेशक को? साइकोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूं तो तब भी वही थी, आज भी वही है, और आने वाले 50 साल बाद भी वही रहेगी साइकोलॉजी। कि तेज़ी में सब एंट्री कर लेते हैं, मंदी में पैनिक हो जाता है, ग्रीड, फियर, वो सब जो सब लोग जानते हैं वो है। खाली एक चीज़ जो है, पहले लोगों में पेशेंस बहुत होता था, वो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक शेयर होल्ड कर सकते थे। आज की टाइम में लोग 1-2 मिनट भी शेयर होल्ड करने में प्रॉब्लम करते हैं। इन्वेस्टर्स जो उस टाइप के थे वो अब मुझे देखने नहीं मिलते हैं। बात मुझसे करेंगे कि भाई आपका 5 साल 10 साल की होल्डिंग करना है, मुझे क्या कौन सा शेयर लूँ, 2 साल 5 साल, जैसे ही बाय किया उसके बाद दूसरे सेकंड से ही ये भाव तो ऊपर हो गया, बेच दूँ। तो वो जो इन्वेस्टर वाला कैटेगरी था वो तो वैनिश जैसा होने लग गया है। तो आपका क्या मतलब आपका क्या राय देना होगा एक रिटेल निवेशक को, कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे लोग पैसा कमा सके? पैसा कमाने के लिए देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात नॉलेज लीजिए, और नॉलेज लेने के लिए चलो मान लो आप नहीं जा सकते नॉलेज लेने, तो कोई भी आप किसी के बोलने पे कुछ शेयर खरीद रहे हो तो खरीदने के पहले सोच के खरीदो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ये देती हूँ कि अगर किसी ने कह दिया कि ये मोबाइल खरीद लो, आप खरीदते हो क्या? नहीं, हम रिसर्च करते हैं। आप 10 जन से पूछते हो, 20 जन से पूछते हो, 50 जन से पूछते हो, और फिर बाद में क्या करते हो, जाके दुकान पे अपना सोच समझ के फिर खरीदते हो, जबकि वो कितने रुपए की चीज़ होगी, कुछ सर्टेन अमाउंट किया, राइट। लेकिन जब शेयर खरीदते हैं तो हमारे पास एक कोई टिप आ जाती है, उसके ऊपर हम अमाउंट लगा देते हैं बड़ा वाला। किस बेसिस पे? कम से कम थोड़ी तो स्टडी कीजिए कि वो क्या कंपनी क्या करती है। कई बार तो मुझे लोग ये पूछते हैं ये कंपनी करती क्या है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे मैं शेयर लेके बहुत बुरी तरह फंस गया। तो मैंने कहा लेने के पहले पूछते कि कंपनी क्या कर रही है, अब कुछ करे ना करे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। राइट, ऐसा तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। बहुत सारे लोग पूछने आते हैं जब उनका 50-60%। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ कब होती है, जब मुझे ये सुनने को आता है कि मैंने ना अपना पीएफ का पैसा, पापा के पीएफ का पैसा तोड़ के और उससे शेयर मार्केट में पैसा लगाया है और मेरा 10 लाख रुपया डूब गया। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या जवाब दूंगा। वो वाले पैसे आते हैं, या लोन पे लेके शेयर पे काम करते हैं, वो वाले पैसे से जब लॉस होता है और लोग आते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। ये चीज़ पुराने ज़माने में इसलिए नहीं थी
क्योंकि वहाँ पे लोग पैसा दे के एक्चुअल में डिलीवरी उठाते थे। मतलब पुराने टाइम में तो आई थिंक लीवरेज का ऑप्शन ही नहीं था ना सर? नहीं था, लेवरेज का ऑप्शन था, उसका नाम था बदला, अच्छा। जिसको आज हम फ्यूचर्स के नाम से जानते हैं। तो लेवरेज था, लेकिन और सेटलमेंट 15-15 दिन से होता था, और 15-15 दिन से उस पर ब्याज लगता था, तो ब्याज बदला भी होता, जिसको हम ब्याज बदला बोलते हैं। तो फ्यूचर्स था, लेवरेज था, लेकिन वो ऐसा था कि ए ग्रुप के शेयर्स, बी ग्रुप के शेयर्स, जैसे आज एफएनओ स्टॉक्स और कैश स्टॉक्स। लेकिन उसमें भी क्या था कि लोग अपनी लिमिट जानते थे, लेकिन ज़्यादा करके जो एफ&ओ में बड़ा काम कर देते थे, उन्होंने तो मार तब भी खाई थी। तो मैम ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको अगर ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट भी करना है तो एटलीस्ट आप लिवरेज लेके ना ट्रेड करिए और नॉलेज लेके करिए, ये बात तो सही उसका है। रीज़न है भाई, एक तो लेवरेज प्रोडक्ट मतलब ऑलरेडी लोन है, हाँ, और उस पर भी आपने लोन ले लिया, तो लोन पे लोन लेना और उस पर ट्रेड करना, अगर उसमें कम हो गया तो दोनों जगह पैसा चुकाना कहाँ तक पॉसिबल है। तो सर जैसे आज के टाइम में लोग बहुत इजीली इंटरनेट पे कंपनी के बारे में चेक करते हैं और सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो पहले लोग जो स्टॉक्स मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे उनका रिसर्च क्या होता था, या फिर आप मुझे ये बताइए कि किसी भी स्टॉक को खरीदने के पहले हमें क्या देखना चाहिए? उनका रिसर्च जो पहले था वो आज भी है। ओके, कंपनी का मैनेजमेंट स्टडी करिए, ओके, प्रोडक्ट स्टडी कीजिए, उस प्रोडक्ट के कंपटीटर और मार्केट स्टडी कीजिए, उसके साथ आप चलिए कि कंपनी बनाती क्या है, वो उस प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड क्या है, उसके कंपटीटर कैसे हैं, इसको देख के आप काम करिए और उस हिसाब से फिर वो शेयर को परचेस करना है या नहीं करना है वो उससे मुझे तो ये लग रहा है कि पहले भी ये सिस्टम थी, आज भी ये सिस्टम है, और मुझे लगता है आगे भी यही सिस्टम रहने वाली है। आप कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो ये तो देखोगे पीतल खरीद रहा हूँ, सोना खरीद रहा हूँ, चांदी खरीद रहा हूँ, तांबा खरीद रहा हूँ, ये तो मैं क्या खरीद रहा हूँ पैसा देंगे। करेक्ट। शॉर्ट में ये समझो, आप कुछ भी खरीद जाओ बाजार में, वैसे क्या खरीद रहा हूँ, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ये बात तो है, और ये मैंने देखा है कि सर मार्केट को छोड़ के बाकी सब जगह लोग ये दिमाग लगाते हैं पर मार्केट पे नहीं लगाते। भाव पर मत जाइए आप, भाव पर मत जाइए, प्रोडक्ट पर जाइए, स्टडी पर जाइए, कॉम्पिटिटर पर जाइए, मार्केट में कंजम्पशन क्या है उसको देखिए। तो मैम ये जो सर ने अभी बताया ना, उससे मुझे एक दिमाग में याद आई चीज़ कि मैं अभी एक इन्वेस्टर से मिला था, वो मेरे दोस्त ही है, उन्होंने भी मुझे यही सेम चीज़ बताई थी, और मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ ना सब लोग यही चीज़ बताते हैं। तो ये है कितना सिंपल, बट ऐसा बोलते हैं ना कि ये सिंपल है बट ईजी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को मार्केट में ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें करते हैं जो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है बट उसका रिजल्ट कुछ इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। पर जो अभी सर ने 4-5 चीज़ें बताई, वो चीज़ इतनी सिंपल है कि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कि इतना बेसिक सिंपल थॉट से इन्वेस्टमेंट होती है सर। तो सर आपने पहले कौन सा शेयर खरीदा था, अगर आपको याद हो तो सबसे पहला शेयर आपका जो आपने खरीदा था? इंडियन एक्सप्लोसिव, इंडियन एक्सप्लोसिव, IEL, और दूसरा ये कैडबरी। कैडबरी, तो अभी तो ये लिस्टेड भी नहीं है। नहीं, कैडबरी मर्ज होगा उसके साथ में। नहीं कोई नहीं है। अच्छा, और मैम आपने कौन सा शेयर खरीदा था सबसे पहले, अगर आपको? बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग, तो वो रिंग के टाइम का आपका शेयर मेरा था? फेवरेट शेयर है, आज भी वो फेवरेट है। वो लिया था उड़ीसा सीमेंट। ओके, सही है, अच्छी बात है मैम। OCL जिसको आज बोलते हैं, और इसका नाम उड़ीसा सीमेंट था। 10 रुपये का शेयर 12 रुपये 13 रुपये मिलता था, आज क्या भाव होगा OCL का आप देखो बाजार में। ओडिशा मिनरल ना, ओडिशा सीमेंट, राइट। मेरे इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स थे 100 पेड अप के। ओके, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट। मैंने पहले ऐसा सुना भी था और मैंने देखे भी है, अभी भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फिजिकल सर्टिफिकेट हमें देते हैं और डीमैट में ट्रांसफ़र कराते हैं। तो मैंने तो जो सर्टिफिकेट देखे हैं वो A4 साइज़ के आते थे। तो पहले सर्टिफिकेट आते थे, उसका साइज़ क्या होता था, या जो मैंने देखा है वही साइज होता तो था? बहुत होता था। A4 क्या A2 साइज का Different size होते सर्टिफिकेट होता था। कोई का छोटा, कोई का बड़ा, कोई कई तरह के साइज होते। नहीं, A2 साइज का भी सर्टिफिकेट। और ये जैसे अभी मेरे जो रिसेंट क्लाइंट थे उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भेजे थे, तो उसमें 100 शेयर थे, तो ऐसे 100 शेयर्स के भी सर्टिफिकेट होते थे
50 शेयर्स के भी सर्टिफिकेट होते थे, 100 पेड अप के भी होते थे और 10 पेड अप के भी होते थे। अभी उसमें क्या है कि तब जैसे आज एफएनओ में लॉट होती, तब स्टॉक में शेयर्स में लॉट होती थी या तो 50 या 100। तो कुछ शेयर्स जो होते थे वो फुल 50 नहीं होते थे, अगर बोनस आ गया और आ गया तो वो क्या हो गया कि जैसे 15 शेयर एक्स्ट्रा हो गए, 20 शेयर एक्स्ट्रा हो गए, तो उनको मिला के और 50 बनाना पड़ता था। मुझे एक केस आज भी याद है, मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ। हाँ। मज़ा आएगा आप लोगों को। एक कंपनी होती थी बिरला जूट, ओके। उसके सारे बोनस के जितने शेयर्स थे सिर्फ 15 के सर्टिफिकेट्स थे। अब 15 के 50 तो हो ही नहीं सके, हाँ। न 100 हो सके, तो हम लोग को उसको कंपनी में स्प्लिट करने के लिए भेजना पड़ता था और 3-3 4-4 महीने लगते थे स्प्लिट होके आने में। तब जाके हम 50 का सर्टिफिकेट, मतलब 15 15 15 और 5 ऐसे करके फिर उसका 50 बना के देते थे। मतलब आप उनको इतने सारे सर्टिफिकेट भेजते थे, वो आपको रिटर्न में एक 50 का भेज देते थे? यस, या तो वैसे हाँ, क्योंकि अगर हम उनको स्प्लिट करने के लिए भेजते थे 15 के 3-3 मतलब 5-5 में, तो वो नहीं करते थे, इसलिए हमको उनको ऐसे भेजने पड़ते थे 60 और वो उसके 50 और 10 का अलग सर्टिफिकेट बना के देते थे। फिर वापस एक 45 हो गया, अभी फिर हम उसको 55 करके देते थे, तब वो 5 का आता था। अब वो 5 का जो सर्टिफिकेट था ना, वो हाईएस्ट प्राइस में बिकता था। अच्छा। क्यों कि 3 महीने का वेटिंग टाइम था ना, ओ। तो वो 5 का जो सर्टिफिकेट था ना, उसकी हाईएस्ट प्राइस होती थी। तो मैम ये चीजें जो है ना मैंने बहुत देखी। और दूसरा एलएमएल एक ऐसा शेयर था कि इसकी 50 की लॉट थी, समझो। हाँ। और इसकी हार्डली मैंने 50 की लॉट देखी है। जितने भी शेयर्स होंगे 2, 3, 5, 10, 12, 15 ऐसे करके 50 की लॉट बनाई जाती थी, राइट। अब उसमें क्या होता था, जिसके हाथ में वो सर्टिफिकेट हम लोग इनवर्ट करते थे, आउटवर्ड करते थे, रेसिग्नल, हमारे यहाँ स्टाफ की ऐसी हालत होती थी, अगर मान लो किसी ने 2000 5000 एलएमएल खरीद लिए और उसकी डिलीवरी का इनवर्ट आउटवर्ड करते थे, तो वही स्टाफ रोने लग जाता था, मुझे एलएमएल नहीं करना, मुझे दूसरा कोई दे दो। अरे बाप रे। तो मैम अभी ये जो पहले जो फिजिकल सर्टिफिकेट चलते थे सर और मैम, तो और अभी जो डीमैट सर्विस आ गई है, जैसे अभी बोनस शेयर आते हैं तो हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाते हैं और कुछ हफ्ते बाद वो शेयर हमारे अकाउंट में क्रेडिट दिखने भी लगते हैं। तो आपने जैसे बताया कि पहले ये प्रॉब्लम होती थी, अगर बोनस कंपनी ने दिया, स्प्लिट दिया, तो अभी क्या अभी ज़्यादा इजी हो गया है या पहले ज़्यादा ये था? नहीं भाई, बहुत इजी हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग का एड्रेस अगर चेंज हो जाता था तो हमको कंपनी में याद करके एड्रेस चेंज कराना पड़ता था, अगर नहीं कराया तो हम लोग को मिलता नहीं था। अभी जो है हम लोग ने खाली डीपी में एड्रेस चेंज करा दिया तो हो गया ना हमारा काम। करेक्ट। दूसरा, तब हमारे पास क्या होता था कि जैसे फेक शेयर्स आ जाते थे, कोई भी लाके हमें बेच देता था, क्लाइंट लोग ऐसे वॉक इन हम ले लेते थे तो फेक आ जाते थे। अच्छा, मतलब फेक पूरा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट फेक आता था? पूरा फिजिकल सर्टिफिकेट फेक आ जाता था, या सर्टिफिकेट असली होता था, ट्रांसफर डीड नकली होती थी। किसी के हाथ में आ गया शेयर्स तो वो अपने कोई भी साइन, तो ऐसे करके काफ़ी सारी बैड डिलीवरीज मार्केट में घूमती, उसका पैसा वो लेके जा चुके। वो टाइम पे क्या होता था कि 1 साल तक या बुक क्लोजर तक वो ट्रांसफर डीड वैलिड होती थी। ओके। तो मार्केट में वो शेयर घूमते रहते थे, हमको तो क्लाइंट को पैसा देना था, दे दिया। वो शेयर कभी कभी 9 महीना 10 महीना 11 महीने के बाद आते थे। तो अब वो क्लाइंट ही गायब, हम उसे ढूंढने कहाँ जाए, क्योंकि तब वॉक इन सिस्टम चलते थे बहुत सारे। ऐसा नहीं था कि भाई उसके पे अगर पहचान का भी आ गया तो बोलता था वो तो मुझे मिला था, दोस्त था, ऐसे करके आप तो जानते हो सब ऐसे भाग जाते हैं, अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो वो सिचुएशन में वो शेयर्स हमारे गले में पड़ जाते थे। आज भी मेरे पास बहुत बड़ी अमाउंट की बैड डिलीवरी है। इतना बड़ा ठप्पा पड़ा है अभी भी। तो सर अभी कह सकते हो कवर्ड भर के, जबकि हम लोग ये मानते थे कि जो भी हमारी ब्रोकरेज है उसका 10-20% हमारा बैड डिलीवरी में जाता है, लेकिन वो 10-20% की आज जो वैल्यू हो गई है भैया, आँख में से आंसू नहीं निकल रहे, बस इतना समझ लो। तो दिल में से आंसू निकल रहे, आत्मा से आत्मा रोती है उनकी वैल्यूएशन पे। तो सर अगर अभी कोई जैसे कोई इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है और वो ज़माने में अगर उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का भी होता तो उसका पूरा कबर्ड भर जाता वो शेयर से?
डिपेंड करता है कौन सा शेयर लिया है। ओके, मतलब अगर वो 100 शेयर का एक सर्टिफिकेट होता तो इतना पॉसिबिलिटी कम है। हाँ सर्टिफिकेट 1 शेयर 2 शेयर का भी हो सकता था, भाई अगर मान 1000 लो शेयर 500 शेयर का भी हो सकता था। आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना ही है लंबे पीरियड के लिए, हाँ। 1000 का ट्रांसफर कर लो सर्टिफिकेट ना। ओके, और मैम अगर सर्टिफिकेट घूम गया तो फिर हम लोग को FIR करवानी पड़ती थी और उसकी कॉपी के साथ में स्टैम्प पेपर पे पूरा नोटराइज करके कंपनी को भेजना, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता। मतलब जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स कॉपी सर्टिफिकेट की। अगर वो हो जाती तो अच्छा था, नहीं तो अगर हमारे नाम का शेयर होता तब तो FIR इजी हो भी जाती एक बार। लेकिन क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट नंबर, फोलियो नंबर कुछ भी कंपनी से ले सकते थे, लेकिन अगर वो मार्केट के शेयर्स थे जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, बाद में हमारे नाम पे अभी तक हुए नहीं है, पोस्ट में बहुत बार खो जाते थे, ऐसा ये सब हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको फिर ब्रोकर के पास से जाके डिटेल लेनी पड़ती थी कौन सा ट्रांजैक्शन की, हाँ, कि वो क्लाइंट कौन है। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ कि वो क्लाइंट जो थे वो दिल्ली साइड के या वो साइड के थे, तो पापा वहाँ जाके और उन क्लाइंट से रिक्वेस्ट करके FIR के लिए कॉपी करवा के लेके आए और फिर यहाँ पे फाइल किया। तो उसमें भी कुछ लोग कोऑपरेटिव मिलते थे, कुछ नहीं भी मिलते थे। कोई ना भी बोल दे कि नहीं देना, नहीं बोल देते थे और बाद में डुप्लीकेट अपना खुद इश्यू करवा के और वापस ले लेते थे। ये सब हमने फेस किया हुआ है। तो देखो आप लोग कितने, एक्चुअली आप लोग नहीं, हम लोग कितने लकी है कि आज हम लोगों को ये सारी प्रॉब्लमें फेस नहीं करनी पड़ती है। आज ये कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि डीमैट में शेयर्स हैं, बस है ही नहीं आपका। डीमैट जो है वो ऑनलाइन है, तो जैसे हम बैंक को संभाल के रखते हैं कि बैंक के पासवर्ड को और इसको किसी को देखे नहीं, हैक नहीं करे, वैसे ही डीमैट को संभाल के रखना है। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है अभी। तो जैसे अभी हमने सुना कि TCS बायबैक कर रहा है, तो अभी का बायबैक का प्रोसीजर क्या होता है? कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया, फिर उसने एक डेट दिया, वो डेट में हमें हमारे डीमैट में से ब्रोकर को बोलना है कि भाई जितने शेयर हमारे जा रहे हैं उतने आप दे दीजिए या पूरे रिक्वेस्ट कर दीजिए। फिर जितने शेयर कंपनी लेगी उतनी लेगी, बाकी के शेयर वापस अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो अगर ये बायबैक पहले कंपनी करती थी तो तभी कैसे सिस्टम चलता था? कंप्लीट बायबैक। मुझे याद है कैडबरी के शेयर्स मेरे पास हुआ करते थे। हाँ। तो कैडबरी के शेयर्स में बायबैक आया था, तो अगर हम बोल देते कि नहीं हमको नहीं देना है, भाई कंपनी तो डीलिस्टेड हो जाएगी, आप टाइम पे नहीं दोगे तो शेयर खत्म। अच्छा, मतलब वहाँ पे बायबैक का मतलब ये था कि जितने भी मार्केट में शेयर है उतने सारे शेयर्स कंपनी खरीद लेगी और डीलिस्ट हो जाती थी। अच्छा, तो डीलिस्ट ही हो जाती थी सीधा। तो मतलब वो टाइम पे बायबैक करने का मतलब कुछ और, मोटो कुछ और होता होगा कंपनी का। कंपनी खत्म, मतलब अपने आप में सारे शेयर समेट लेगी और मतलब उनको पब्लिकली अभी नहीं रहना है, प्राइवेट हो जाना है। जो मैंने देखा है वो तो यही है। ओके, तो अभी बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है और चेंजेस अच्छे के लिए भी हो रहे हैं। ठीक है, इनिशियली थोड़े कष्टदायक होते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पापा से दादाजी से मैंने जो सिचुएशन देखी है, क्योंकि मेरे दादाजी तो बोलते थे कि हम लोग को ऑर्डर्स जो थे वो टेलीग्राम के थ्रू मिलते थे। अच्छा, मतलब ये वाला टेलीग्राम नहीं, वो जो पहले टेलीग्राम होता था हमारे, मोबाइल टेलीग्राम नहीं, चिट्ठी वाला टेलीग्राम होता था। हाँ। एक टेलीग्राम होता था, तो किसी कोई जानता हो तो पता होगा कि कभी कोई न्यूज़ जल्दी भेजनी होती थी तो लेटर नहीं जाता था, टेलीग्राम जाता था। अच्छा, मतलब ये स्पीड पोस्ट के जैसा था तभी, वो उससे भी फास्ट होता उससे भी फास्ट। ओके, हाँ, तो टेलीग्राम आता था, उसमें आता था कि भाई ये शेयर बाय करना है, सेल करना है, वो फिर वापस कंफर्मेशन टेलीग्राम से जाता था और ये यूके जाता था। ये आप कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ 1875 90। मतलब हम लोग आपके 2 जनरेशन तो मेरे सामने बैठी है, हम आप बात कर रहे हैं और एक जनरेशन के पीछे के लिए। तो मैम आप इतने प्रिविलेज हो कि आपने वो टाइम को भी सुना होगा आपके दादाजी के पास से, और आपने आपके डैड से इतनी सारी चीज़ें सीखी है, और आपके डैड अभी भी आपके साथ है। आई विश के आप दोनों को एक अच्छी हेल्थ और वेल्थ मैं विश करता हूँ आप लोगों के लिए। तो टेलीग्राम से ऑर्डर्स आते थे, यहाँ पे उसको करते थे। सोचो, टेलीग्राम से ऑर्डर आने से लेके ब्लॉग पे हम लोग फ़ोन पे ऑर्डर आने से लेके आज व्हाट्सएप पे ऑर्डर आना, और आने वाला टाइम कितना चेंज होगा। मतलब काम तब भी होता था, लोग तब भी बहुत खुश थे, रिंग के टाइम पे भी लोग बहुत खुश थे,
आज भी लोग खुश हैं, चेंजेस आते रहे हैं, आते रहेंगे, और चेंजेस को अडॉप्ट किया तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों कि अब इफ़ वी डोंट मूव अहेड ऑफ टाइम, टाइम विल थ्रो अस अवे। तो मैं हमारे सारे गेस्ट से ये क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं आप दोनों से भी पूछूंगा कि आजकल बहुत सारे लोगों को है ना सर फुल टाइम इन्वेस्टर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो अगर ये पॉसिबल है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? पहले हम सर से पूछते हैं, क्या सर ये पॉसिबल है, कोई आदमी फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकता है? स्टडी करो, स्टडी, ओनली स्टडी। ओके। कि कौन सा इमीडिएट प्रोग्रेस है, कौन सा इमीडिएट डाउन जा रहा है, कौन सा आगे बढ़ेगा, वो आपके वो ग्राफ आता ना, हाँ, उसको स्टडी करो, स्टडी करने से मालूम पड़ेगा। ओके। मतलब ये बात तो आपने बताई कि एक बात तो पक्की है कि अगर आप मार्केट में या कहीं पे भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूसली लर्निंग तो करना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड स्टडी, ट्रेनिंग एंड स्टडी। मैम आप क्या बोलना चाहते हो, कोई पर्सन फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकता है? मैं खुद हूँ। देखो ऐसा है, अगर आप पूछो तो मैं तो करती हूँ। आज 38 इयर्स हो गए, अभी तक हूँ मार्केट में, ये अपने आप में बड़ी बात है। इफ़ आई थिंक सो। नहीं, मेरे ख्याल से आपने मार्केट के सारे लोअर सर्किट और अपर सर्किट को भी देखे होंगे। जी बिल्कुल देखे हैं, लोअर सर्किट, अपर सर्किट बहुत देखे हैं, और ऐसे में लोगों के आंसू जो देखे हैं ना, और जब मैं किसी को समझाती हूँ और उनकी समझ में नहीं आता है तो मैं बोलने लायक नहीं हूँ, बट इतना समझ लो कि लॉस होता है तो आँख से आंसू नहीं निकलते हैं। क्यों कि हम सबके सामने रो नहीं सकते और किसी से कह नहीं सकते कि हमारा लॉस हुआ है। प्रॉफिट तो हम फिर भी चिल्ला चिल्ला के सबको बता देते हैं, लॉस में हम बिल्कुल ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और ट्रेडिंग का जहाँ तक सवाल है ना विजय, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि जैसे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ट्रेडिंग इज़ इंजूरियस टू वेल्थ। ओह, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना हो, जैसे आप मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप लकी थी कि आप वो बैकग्राउंड से भी थे, पर अगर कोई पर्सन समझो मार्केट में नया है और उसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए आपका क्या राय होगा? देखो ऐसा है कि मैं वो ट्रांजिशन में थी और वो सब था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज का मार्केट मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग नहीं, राइट। बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर मी टुडे, और वो हमेशा से रहा है। हाँ, एक्सपीरियंस इस मामले में काउंट आता है कि मेरी साइकोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, और मुझे मार्केट के सेंटिमेंट्स और अप एंड डाउन जो होते हैं वो इतनी ज़ोर से हर्ट नहीं करते हैं। और ना ही मैं कंपल्सिव ट्रेडर रह गई हूँ कि नहीं बोर हो रही हूँ, ट्रेड तो चाहिए ही चाहिए, वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही सिंपल है, बस एक ही चीज़ है, ट्रेड आए या ना आए, पैसा नहीं जाना चाहिए। तो मतलब आप क्या गाइड करते हो एक नए इन्वेस्टर या ट्रेडर को, जो ऐसी 2-3 चीज़ें जो उसको ध्यान रखनी चाहिए अपने लाइफ में? एक तो ये कि अगर कोई भी आपको बताता है कोई शेयर के बारे में, तो आप ये स्टडी करो कि ये आपके ट्रेडिंग टेम्परामेंट को सूट होती है कि नहीं होती है। दूसरा, ये आपके पॉकेट को सूट होती है कि नहीं होती है। तीसरा, स्टॉप लॉस का या लॉस का पैसा पहले टेबल पे रखो, उसके बाद ट्रेड करो। बस जितना लॉस लगना था लग गया। हम कैसे निकालते हैं, ये तुम्हारा इस महीने का पॉकेट मनी, बच्चों को देते हैं ना, इससे ज़्यादा मांगने का नहीं। तो हम भी मार्केट को बोलते हैं भाई ये तेरा इस महीने का लॉस या ये इस दिन का लॉस, इससे ज़्यादा मांगने का नहीं। जहाँ पे वो लॉस हुआ ख़त्म कर दो ट्रेड, उसके बाद देखो भी मत, उम्मीद मत रखो कि भाई मुझे वापस प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों कि मार्केट से उम्मीद रख के कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद अपनी नॉलेज पे रखो, अपने डिसिप्लिन पे रखो, अपने ट्रेडिंग के रखो। रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन ऐसा है कि मैं ये कहूँगी जो मर्जी आए बना लो आपको, जो, क्योंकि आज की तारीख में सबको रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन सब आते हैं, सबको पता है ग्रीड और फियर का। तो जिसको जो डिसिप्लिन फॉलो करना है करे, लेकिन वो सेट को फिर रिलीजियसली फॉलो करे, उसको डामाडोल ना हो कि भाई नहीं आज तो मैं थोड़ा चीटिंग कर लेता हूँ, फिर चीट डे यहाँ पे नहीं चलेगा। इट इज़ अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान जैसे होता है, उसमें चीट डे होता है, लेकिन इस डाइट प्लान में
ट्रेडिंग प्लान में चीट डे नहीं होता है। हाँ, वो चीट डे हॉलीडे के दिन कर लो कि आपके जो मर्जी है पेपर पे ट्रेड कर लो, क्योंकि वो दिन आपका मार्केट बंद रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। खुले मार्केट में चीट डे नहीं होता, मार्केट आपको चीट करके निकल जाएगा। थैंक यू मैम और थैंक यू सर। आज मुझे आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया और मैंने तो ये वीडियो में ये चीज़ मुझे पता चला कि पहले बीएससी के पहले भी एक ट्री था जिसके नीचे काम होता था। और आज सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मुझे सर ने कार्ड बता दिया, जो मैंने सुना तो था 14 साल के अपने करियर में, पर कभी देखा नहीं था। आज मैंने वो देख लिया और मैम ने भी हम लोगों को बता दिया कि पहले तो सौदे टेलीग्राम से होते थे और वो तो बहुत बड़ी, मतलब वो बहुत पहले की बात है, आई गेस वो अंग्रेज़ों के टाइम की बात है। तो बस यही मेरी कोशिश थी आज के वीडियो में कि मैं आप लोगों के साथ हमारे मार्केट की हिस्ट्री शेयर कर सकूं और आई विश कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और मैम से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने वीडियो में बोला है कि एक रिक्वेस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि फिर से वो रिंग वाला माहौल एक बार करे और हमें मौका दिए वो माहौल में एंटर होने का, जिससे मुझे पता चल सके कि वो टाइम पे सिचुएशन कैसी थी। बिकॉज जो मार्केट में है और जो मार्केट को दिल से प्यार करते हैं ना, जिन्होंने मतलब मैं आपको मैम बताऊं, मेरी लाइफ मार्केट की वजह से ही है, मतलब मेरी लाइफ मार्केट की वजह से है और आज जो भी मेरे पास है वो मार्केट की वजह से ही है। और ये फील आप मेरे जैसा सेम फील कर सकते हो, तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मेरा प्रिविलेज तो होगा। ऑक्सीजन भी मार्केट के ऊपर है। राइट। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को आने के लिए। आज संडे का दिन है फिर भी सर और मैम दोनों हमारे पास आए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए।